हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि जो एनटी अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनसे बेटा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बना के उनका सॉल्यूशन जो तुम्हारे लिए लेके आऊं। तो फर्स्ट अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ था, तो सेकंड बेटा कैलकुलस का एक चैप्टर ले रहा हूं फंक्शन। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे बच्चों, एक 11th क्लास का चैप्टर, एक 12th क्लास का चैप्टर, ताकि दोनों चीजें जो वो साथ में पैरेलली चलते रहे। ठीक है, तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे देखो इसमें क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों डोमेन फाइंड करना है, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन दिस। तो देखो डोमेन का मतलब सिंपली अपने पास में क्या होता है, जहां पे फंक्शन जो डिफाइन होना चाहिए, एक्स की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जहां पे फंक्शन डिफाइन हो। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन जो अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। साथ ही साथ में बच्चों जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। दैट मींस x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से देखो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और यहां से बच्चों सॉल्यूशन अपने पास में क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 1। तो अब x की वो वैल्यूज लेनी है जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो दोनों को साइमल्टेनियसली बेटा सेटिस्फाई कौन करेगा, 1 टू इनफाइनाइट, x इज ग्रेटर देन 1। ये बच्चों अपने पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बोला गया f एक फंक्शन डिफाइन है बेटा r टू r be periodic function such that f of t plus x is given as like this where t is a fixed positive number then period of fx। अब देखो इस ये जो एक इतना बड़ा सा बेटा एक एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा तुम अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो ये बेसिकली अपने पास में क्या लिखा हो, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स होल क्यूब, ऐसा लिखा है देखो। और इसकी होल पावर बेटा कितनी आ रही है अपने पास में, 1/3। इसका मतलब क्या होगा कि 3 to 3 कैंसिल आउट। तो इसके बाद में देखो क्या बच रहा है, ये f ऑफ t प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे 1 था और ये क्या फंक्शन आ गया, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब अपने को देखो इस फंक्शन का पीरियड जो फाइंड करना है, तो एक चीज तो देखो यहां से क्या मिल गई, एफ एक्स को अगर इस साइड लेके आ जाए तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू मिल रहा बच्चों 2। अब देखो यहां से पीरियड फाइंड करने का मतलब क्या है कि एक ऐसा अपने को रिलेशन लेके आना जिसके अंदर f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ t प्लस एक्स टाइप से कुछ बन रहा हो। तो उसके लिए देखो हमने क्या किया, x जो उसको एक बार को x प्लस t से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने से बच्चों क्या होगा, f ऑफ x प्लस t प्लस f ऑफ x प्लस 2t इज इक्वल्स टू 2। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को देखो तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर दोनों इक्वेशन को बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से f ऑफ x जो देखो किसके इक्वल आ रहा है, f ऑफ x प्लस 2t के। तो यहां से देखो कंपेयर कर दो f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस t से। इसका मतलब अपने पास में ये नंबर जो वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका पीरियड हो जाएगा एंड दैट इज 2t। क्लियर है, आसान था। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे एक फंक्शन बच्चों तुम्हें गिवन है cos ऑफ ln x और इस फंक्शन की वैल्यू जो फाइंड करनी है। तो ये देखो काफी आसान क्वेश्चन है, सिंपली बस तुम्हें वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करनी है ना। जैसे यहां से सबसे पहले fx इंटू एफ ऑफ वाई, तो fx बच्चों अपने पास में क्या है, cos ऑफ ln x इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई बच्चों अब क्या हो जाएगा, cos ऑफ ln y, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए माइनस 1/2 एफ ऑफ x अपॉन वाई। तो बच्चों x अपॉन वाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, ln x अपॉन वाई। तो एक बार देखो पूरा लिख देता हूं मैं, cos ऑफ ln x अपॉन वाई, और लास्ट में बच्चों क्या बनेगा, cos ऑफ ln xy। अब देखो इसको अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ गया cos ऑफ ln x इंटू cos ऑफ ln y माइनस 1/2। बेटा इसको जो ये अपने पास में एक्सप्रेशन लिखा, इसको देखो तुम क्या लिख सकते हो, यहां से ऐसा लिखा जा सकता है cos ऑफ ln a अपॉन b जो वो क्या होता है, ln x माइनस ln y, ऐसा। तो ये पूरा फॉर्मेट देखो क्या बन गया, cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या बन रहा है, cos ऑफ ln x इंटू cos ऑफ ln y। cos a माइनस b बेटा क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये आ गया साथ में sin ऑफ ln x इंटू sin ऑफ ln y। क्लियर। सिमिलर वे में ln xy को बेटा क्या लिख सकते हो, ln x प्लस ln y। ये जो एक्सप्रेशन लिखा इसको क्या लिख सकते हो, cos ऑफ ln x
प्लस ln y। तो अब देखो अगेन यहाँ पे cos a प्लस b बन रहा है, ये बच्चों क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये देखो cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, अब देखो बेटा टर्म्स जो वो अल्टरनेटिवली कुछ एक टर्म जो वो कैंसिल आउट होती नजर आ रही होंगी, ये यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा अपने पास में देखो दोनों टर्म सेम लिखी हुई है, तो 2 टाइम्स बनेगा तो 2 2 कैंसिल आउट। और अब देखो बच्चों फाइनली अपने पास में जो cos ऑफ ln x इंटू cos ऑफ ln y लिखा था, वही सेम टर्म अपने पास में यहाँ पे माइनस टाइम्स आ जाएगी और दोनों कैंसिल आउट होकर बच्चों क्या बन जाएगा अपने पास में 0। दैट मींस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बोला गया f of x plus y comma x minus y is equals to xy, then the arithmetic mean of fxy and fyx। तो सबसे पहले बच्चों fxy and fyx जो अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो देखो हमने क्या किया, x plus y जो उसको एक बार को अल्फा लेट कर लिया और x minus y जो उसको कुछ बीटा लेट कर लिया। तो अब ये फंक्शन देखो यहां से क्या बनेगा, x plus y जो था वो अल्फा था और x minus y जो था वो बीटा। दोनों इक्वेशन को बेटा ऐड करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और y जो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी अपने पास में अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई, ऐसा मिलता है। चलो अब देखो यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो f ऑफ अल्फा कोमा बीटा विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4। तो यहां से अब देखो कंपेयर कर दो, चाहे f ऑफ अल्फा कोमा बीटा हो, x कोमा y हो, u कोमा v हो, वो फंक्शन जो हो तो सारा सेम ही रहेगा, वेरिएबल का टाइप सिर्फ चेंज हो रहा है। तो बच्चों यहां से f ऑफ x कोमा y जो वो मिल गया अपने को x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। दूसरा क्या चाहिए बेटा, f ऑफ y कोमा x, तो वो क्या मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब क्या चाहिए था, अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस। अरिथमेटिक मीन बच्चों क्या होगा, एफ एक्स वाई प्लस एफ ओ वाई एक्स डिवाइडेड बाई, ये अपने पास में दोनों का अरिथमेटिक मीन। अब देखो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो अपने पास में कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर जो वो कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट हो गए। तो अपने पास में फाइनली जो आंसर है वो क्या मिल जाएगा यहां से बच्चों 0। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। सिंपली बस तुम्हें सबसे पहले यहां पे बच्चों फंक्शन जो वो फाइंड करना था। तो फंक्शन अगर एक बार को फाइंड करना आ गया तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना क्वेश्चन में। बस कंफ्यूजन काफी बच्चों को यहां पे ऐसा हो जाता है कि जैसे x प्लस वाई को हमने अल्फा लेट किया, x माइनस वाई को बीटा लेट किया, तो यहां से एक्स वाई फाइंड करके फाइनली यहां तक वो पहुंच जाते हैं। अब उनके बाद में उनको क्या लगता है कि यहां से अल्फा कोमा बीटा को हमने x कोमा वाई क्यों रख दिया, अल्फा जो उसकी वैल्यू तो x प्लस वाई रखनी चाहिए थी। बट बच्चों ऐसा नहीं होता, यहां पे सिंपली अब अल्फा कोमा बीटा आ चुका है, अब पुरानी चीजें भूल जाओ। अब अल्फा को तुम किसी भी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो, सिमिलर वे में जो बीटा है उसको भी तुम किसी दूसरे वेरिएबल जो उससे रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों अपने पास में ऐसा बन जाएगा ना। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या बोला गया, एक फंक्शन तुम्हें गिवन है sec ऑफ log ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बारे में बताना कि ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, कैसा है क्या। तो ओड इवन को चेक करने के लिए बच्चों हम क्या फाइंड करते हैं, एफ ओ माइनस एक्स। तो चलिए x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो एफ ओ माइनस एक्स इज इक्वल टू sec ऑफ log ऑफ ये बेटा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ऐसा ही आएगा, बट यहां पे बच्चों ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स। अब देखो ये अंदर वाला पार्ट जो इसको बच्चों अगर मैं रेशनलाइज कर दूं तो ऐसा लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए इसको फर्दर देखो सिंप्लीफाई करते हैं। तो sec ऑफ log ऑफ ये बच्चों ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की हेल्प से क्या बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया। और ये नीचे लिखा हुआ है इसका हम इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। अरे लिख सकते ही नहीं, log ऑफ 1 अपॉन एक्स था तो x की पावर माइनस 1 इसको लिख दिया। अब बेटा ये माइनस 1 जो log के बाहर आ जाएगा और जो sec ऑफ माइनस थीटा होता है, sec ऑफ माइनस थीटा वो किसके इक्वल होगा, sec थीटा के। तो ये वापस से आ गया देखो sec ऑफ log ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स। और बच्चों यही अपने पास में देखो क्या लिखा हुआ था, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। और बच्चों अगर ऐसा होता है तो फंक्शन अपने पास में किस टाइप का आता है, एन इवन फंक्शन। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बच्चों एक फंक्शन तुम्हें, फंक्शन में बेसिकली एक रिलेशन गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर वाई प्लस एफ वाई रेज टू पावर एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3. Then you have to find the summation of f of r where r lies between 1 to 10. तो बच्चों इसको फाइंड करने के लिए पहले फंक्शन तो अपने को पता होना चाहिए ना फंक्शन क्या है। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पे इसमें x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू अपने को पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, x को 1 से और y जो उसको 2 से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, x को 1 और y को 2 से। तो ऐसा करने से देखो यहां पे क्या बनेगा, ये 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2। यहां पे बच्चों क्या आएगा, f ऑफ 1 का स्क्वायर। f ऑफ 1 अपने पास में 3 है तो ये लीजिए 3 स्क्वायर प्लस यहां से फिर से f ऑफ 2। तो जरा देखो f ऑफ 2 जो वो अपने को कितना मिल गया, 3 स्क्वायर। चलो एक f ऑफ 3 और फाइंड कर लेते। अब f ऑफ 3 कैसे मिलेगा, अगर तुम x की वैल्यू 3 डाल दो एंड y जो उसकी वैल्यू 1 डाल दो। तो ऐसा करने से देखो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 3। यहां पे बच्चों x की वैल्यू 3 डाली तो ये बन गया f ऑफ 3 प्लस प्लस यहां पे अब क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू कितनी डालनी थी अपने को, 1, यानी f ऑफ 1 रेज टू पावर 3। f ऑफ 1 बच्चों 3 था तो 3 क्यूब। तो f ऑफ 3 जो है वो अपने पास में आ गया 3 क्यूब। अब बेटा पैटर्न जो वो पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो f ऑफ 1 था 3 की पावर 1, f ऑफ 2 था 3 की पावर 2, f ऑफ 3 है 3 की पावर 3, तो f ऑफ x जो है वो क्या आएगा अपने पास में, 3 रेज टू पावर x। ये फंक्शन आ गया। अब तो आसान सा क्वेश्चन बन गया, अगर बेटा ये फंक्शन है तो यहां से देखो f ऑफ r की वैल्यू 1 से, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 अप टू ये कहां तक जा रहा है बच्चों, f ऑफ 10 तक। अब देखो इसकी वैल्यू डाल दो तो f ऑफ 1 था 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब से लेके गया 3 रेज टू पावर 10। क्लियरली दिख रहा है बच्चों, एक जीपी लिखी हुई है 10 टर्म्स की, तो a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। तो ये आ गया बच्चों 3/2 इंटू 3 रेज टू पावर 10 माइनस 1। दैट मीन्स ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो ना, क्योंकि खुद साथ साथ में सोल्व करते रहो, है ना। ऐसा नहीं कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ तुम सॉल्यूशन देखते रहोगे, साथ साथ में सोल्व करते रहो। यहां पे क्या बोला गया, साइन ax प्लस कोस ax एंड मोड साइन x प्लस मोड कोस x आर पीरियोडिक विद द सेम फंडामेंटल पीरियड। तो इसका फंडामेंटल पीरियड तो बेटा डायरेक्टली पता ना कि इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, π/2, यानी हर π/2 इंटरवल के बाद में इसकी वैल्यू जो रिपीट होगी। अब क्या बोला गया कि ये जो एक फंक्शन है अपने पास में, इसका पीरियड भी अपने पास में बच्चों कितना आना चाहिए, π/2 आना चाहिए। तो देखो यहां से इसका जो बच्चों अगर टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या आएगा, 2π/a। यहां से ये भी अपने पास में क्या आएगा, 2π/a। और ये बोला गया था कि दोनों का पीरियड जो सेम आना चाहिए, यानी कि अपने पास में 2π/a जो वो किसके इक्वल होना चाहिए, π/2 के इक्वल आना चाहिए। और अगर देखो ये बच्चों π/2 के इक्वल आएगा तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो a जो वो देखो जरा यहां से कितना मिल रहा है अपने को, 4। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां से देखो अब a की वैल्यू 4 लेंगे तब ये फंक्शन जो वो क्या बन रहा है, sin 4x प्लस cos 4x। अब अगर मैं बात करूं बच्चों के इसके पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड देखो कितना है, इसने क्या इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, π/2। तो π/2 पे देखो यहां पे क्या हो रहा है, बिल्कुल π/2 पे π/2 प्लस x डालेंगे तो वापस से सेम वही फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। सॉरी। अब अगर मान लो कि a की वैल्यू जो वो इससे भी छोटी अगर तुम लेके देखो एक बार को sin 2x, इसके हाफ sin 2x प्लस cos 2x। तो अब अगर मैं बात करूं कि इसका जो पीरियड होगा वो पीरियड कितना आएगा, तो बच्चों देखो π/2 इंटरवल के बाद में अगर तुम यहां पे चेक करोगे तो ये क्या है, साइन ऑफ 2 π/2 प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स, बाहर एक था अपने पास 2, तो ये कितना बन रहा है, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया और थर्ड क्वाड्रेंट वैसे ही नेगेटिव होता है तो ये नहीं आ रहा, इसका मतलब a जो उसकी वैल्यू बच्चों अपने पास में कितनी होनी पड़ेगी, 4। क्लियर है बंदा। तो वैसे हमने ऐसे चेक कर लिया, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट भी तुम्हें नहीं थी,
तो इसका ऑप्शन डी जो वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक फंक्शन अगेन बोला गया R टू R डिफाइंड है और f ऑफ x जो है दैट इज गिवन एज 3 रेज़ टू पावर माइनस x। तो अब बच्चों अपने को इस फंक्शन के बारे में बताना है कि 1 1 होगा कि ऑन टू होगा, कैसा होगा। तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं, इसका ग्राफ जो वो ड्रॉ कर देते हैं। 3 रेज़ टू पावर माइनस x, ये इस टाइप से अपने पास में ग्राफ होता है 3 रेज़ टू पावर माइनस x का। अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल बच्चों कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो लाइन हमेशा ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर कोई एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब फंक्शन जो वो क्या होता है 1 1। अब ऑन टू की बात कर लो, इस फंक्शन की जो रेंज है, इस फंक्शन की रेंज वो बच्चों क्लियरली दिख रहा है कि हमेशा x एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब रेंज क्या आएगी इसकी 0 टू इनफाइनाइट, और कोडोमेन बेटा कितना दे रखा है r। तो इसका मतलब कि रेंज जो वो नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन आ रही, नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन आ रही। इसका मतलब फंक्शन बेटा ऑन टू नहीं हो सकता। f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, यस क्लियरली दिख रहा है कि fx जो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेटमेंट 1 और 3 जो है वो ट्रू होंगे। तो 1 और 3 बेटा किस में दे रखा है, ऑप्शन सी में, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर देखो अगला क्वेश्चन, यहां पे बोला गया बच्चों फंक्शन fx इक्वल्स टू 2x माइनस साइन x, एक दूसरा फंक्शन gx गिवन है x रेज़ टू पावर 1/3। तो अब इनके बारे में अगेन वही सारी चीजें बताई। तो बेटा देखो ध्यान से, जब भी तुम्हारे पास में इन टाइप की प्रॉब्लम्स आती है 1 1, तो सबसे बेस्ट वे होता है कि तुम इनका ग्राफ ड्रॉ कर लो, इनका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, इन सबसे सारी चीजों को पता लग जाती है। fx के बारे में पता करना है तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। ये क्या होगा 2 माइनस कोस एक्स। अब कोस एक्स जो उसकी तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं जा सकती है। तो अपने को पता है कि एफ डैश एक्स जो वो हमेशा कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर कोई एक फंक्शन अपने पूरे डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब कि बच्चों फंक्शन कैसा होगा 1 1 फंक्शन होगा। तो एफ एक्स जो वो 1 1 हो गया, क्लियर। अब इसके ऑन टू की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्टली दिख रहा है कि बच्चों यहां पे x की तुम जो भी वैल्यू डालोगे उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती जाएगी। मतलब कि यहां से क्या होगा माइनस इनफाइनाइट पे जब x जब माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो fx किसको अप्रोच कर रहा है माइनस इनफाइनाइट को। जब x अपने पास में बेटा इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो उस टाइम पे f ऑफ x जो वो भी किसको अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट। तो इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन अपने पास में कैसा फंक्शन आ जाएगा, इसकी रेंज r आ जाएगी। तो रेंज r आ गई तो ये फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन। तो f जो वो तो 1 1 भी है, ऑन टू भी। चलिए g की बात कर लेते हैं। g अपने पास में तो बेटा कितना आ रहा है x रेज़ टू पावर 1/3। इसका मतलब इसका ग्राफ जो वो इस टाइप से कुछ बनेगा, ठीक है ना, ये समझ रहे हैं ना, बना लेना सही से। तो x रेज़ टू पावर 1/3 का ये ग्राफ बन गया। तो ये तो देखो क्लियरली नहीं दिख रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो ये हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 हो गया। रेंज की बात कर लो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब कोडोमेन के इक्वल है। तो फंक्शन ऑन टू भी हो गया। तो ये फर्स्ट बोला गया बोथ f एंड g आर ऑन टू करेक्ट है। नेक्स्ट बोथ f एंड g आर 1 1, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर तो क्लियर है कि आंसर तो हमेशा क्या आना है डी आना ना। तो इसका मतलब कि बी भी ट्रू होगा। बी को चेक भी कर सकते हो बच्चों, g ऑफ fx। g ऑफ fx का मतलब क्या हो गया कि x की जगह fx डाल दो तो g ऑफ fx ये अपने पास में बेटा देखो कितना बन रहा है g ऑफ fx, यानी fx उसके अंदर डालेंगे तो 2x माइनस साइन x होल पावर 1/3। इसको बेटा डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिलेगा कि ये फंक्शन जो वो भी हमेशा कैसा है पॉजिटिव फंक्शन है। अगर पॉजिटिव फंक्शन है तो मतलब बच्चों ये भी क्या होगा अपने पास में ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब g ऑफ fx जो इंक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो बच्चों ये फंक्शन जो कैसा हो गया अपने पास में 1 1 फंक्शन। तो चार ऑप्शन इसके करेक्ट है, तो ऑल आर ट्रू। चलो नेक्स्ट में बच्चों क्या बोला गया, एक फंक्शन f डिफाइंड एज 0 टू इनफाइनाइट टू 0 टू इनफाइनाइट और fx एक गिवन है। तो अगेन वही सेम चीज बतानी है, फंक्शन 1 1 होगा कि ऑन टू होगा कि क्या होगा। तो देखो इसका डेरिवेटिव पहले फाइंड कर लो f डैश x। f डैश x बच्चों क्या होगा 1 प्लस x होल स्क्वायर, x अपॉन इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट देखो क्या होगा 1 प्लस एक्स को एक बार कांस्टेंट रख दो, माइनस एक्स को एक बार कांस्टेंट रख दो।
तो फाइनली ये देखो कितना आ रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर किया, ऊपर बच्चों 1 प्लस एक्स को एक बार कांस्टेंट रखा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, ये ऐसा आ गया। तो ये तो बच्चों दिख रहा है ना तुम्हें क्लियरली कि एफ डैश एक्स जो है वो ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव। एफ डैश एक्स अगर ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब एफ एक्स जो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कैसा फंक्शन हो गया वो 1/1 फंक्शन, ठीक है, 1/1। अब बात करनी होगी बच्चों किसकी, ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, इसकी रेंज चाहिए होती है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसकी रेंज अपने को चाहिए। तो देखो रेंज के लिए क्या होगा, रेंज इसने क्या बोला कि अपने पास में डोमेन जो 0 टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो 0 टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो बच्चों ऐसा देखो तुम इसको सोच सकते हो कि अपने पास में ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहां से x देखो अगर फाइंड करें तो x फाइंड करें तो क्या आएगा, ये जैसे x इंटू वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, तो x की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी आ रही है, y अपॉन x की वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन 1 माइनस वाई। और x क्या था अपने पास में, x हमेशा 0 टू इनफाइनाइट लाई कर रहा था, इसका मतलब इसको कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर बेटा ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, y अपॉन y माइनस 1, इसकी वैल्यू लेस देन 0। तो यहां से देखो y जो वो किससे किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 टू 1 के बीच में बेटा यहां पे लाई कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात, इसका मतलब कि y कभी 0 टू 1 के बाहर नहीं जा सकता, तो रेंज आ गई इसकी 0 टू 1, जबकि बेटा इसका कोडोमेन जो वो तुम्हें कितना गिवन था, 0 टू इनफाइनाइट। समझ रहे हो मेरी बात को, ये तुम्हारे पास में 0 टू इनफाइनाइट गिवन था, जबकि ये क्या आ रहा है 0 टू 1, इसका मतलब कि कोडोमेन जो रेंज के इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो इसका मतलब बच्चों फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी, फंक्शन जो वो 1/1 है बट नॉट ऑन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद यहां पे बोला गया कंसीडर द इक्वेशन दिस इफ द सम ऑफ द रूट्स इज p पाई बाई q वेयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q इज 1 देन द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। चलो तो बच्चों लॉग को सबसे पहले हटा दो यहां से, तो हटाओगे तो देखो क्या बन रहा है, 1 प्लस कॉस x इज इक्वल्स टू रूट 2 साइन x होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपली लॉग को हमने हटाया। चलो अब देखो यहां से क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा पूरी इक्वेशन को या तो साइन एक्स में लेके आओ या फिर कॉस एक्स में, तो क्लियरली दिख रहा है कि कॉस एक्स में पूरी इक्वेशन को लेके आना ज्यादा आसान है। तो क्या बना, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स को बेटा क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो ये क्या बन रहा है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से देखो cos x फाइंड हो जाएगा ना, cos x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि -1 प्लस -3/2। तो cos x कितना मिल रहा है, एक बार नेगेटिव साइन ले लोगे तो -2, cos x की वैल्यू एक बार अपने पास में कितनी आ जाएगी, -2 देखो इसको सेटिस्फाई करेगा कि अपने पास में ये हमने सही लिखा, अपॉन में 4 आएगा ना बेटा, अपॉन में 4, ठीक है ना, 2a, तो ये कितना बनेगा, -1 -3 यानी -1 आएगा एक ये टर्म। cos x की वैल्यू बच्चों एक -1 आ गई, और जब यहां से प्लस साइन लोगे तो 3 - 1/4 यानी कि 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये cos x की ये वैल्यूज अपने पास में आ रही हैं। अब जरा ध्यान से देखो कि क्या cos x की वैल्यू -1 पॉसिबल है, नहीं बेटा, cos x की वैल्यू अगर -1 हो गई तो आर्ग्यूमेंट 0 पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि ज्यादातर गलती अपने पास में यही होती है कि डायरेक्टली अब cos x की वैल्यू -1 के करस्पॉन्डिंग हम x जो उसको फाइंड कर देते हैं, बट बच्चों यहां पे ऐसा नहीं करना, तो cos x की वैल्यू -1 जो पॉसिबल नहीं, तो सिंपली अब देखो क्या आ गया, cos x की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो cos x का ग्राफ भी पता है अपने को, cos x का ग्राफ जो इस टाइप से कुछ आता है, कहां से कहां तक चाहिए, -π/2, फिर ये बच्चों π/2, फिर ये लीजिए 3π/2, तो cos x की वैल्यू 1/2 अपने पास में 2 पॉइंट्स पे आएगी, यहां पे और यहां।
तो ये पॉइंट क्या आएंगे बच्चों, एक π/3 और दूसरा अपने पास में कितना आएगा माइनस ऑफ π/3। ये आ रहा देखो cos x की वैल्यू 1/2 और ये अपने पास में कहां से कहां तक गया माइनस π/2 टू 3π/2। तो रूट जो है वो इसकी, अब देखो यहां पे एक चीज और समझना, अब यहां से क्या मिल गया अपने पास में, x की दो वैल्यूज आ गई, एक माइनस π/3 आ जाएगा अपने पास में और एक आएगा π/3। ठीक है, बट इस चीज में देखो एक चीज समझना, x की वैल्यू जब माइनस π/3 होगी तो उस केस में बेटा √2 sin x वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब लॉग का बेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर वो बेटा नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब माइनस π/3 जो वो भी हट गई, तो x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, और वो भी अपने पास में कितनी है π/3। तो x की वैल्यू π/3, तो सम ऑफ रूट जो वो भी कितना आ जाएगा π/3। कंपेयर कर दो बच्चों, p जो उसकी वैल्यू 1 आ गई एंड q जो उसकी वैल्यू 3 आ गई, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर जो वो कितना मिल जाएगा यहां से 10। ठीक है, तो बस इसके अंदर क्वेश्चन आसान था, बट जो वैल्यू आ रही थी उसको बेटा एक बार फिर से तुम्हें मेन फंक्शन से कंपेयर करना था कि वो वैल्यू जो वो इसकी एक्चुअल में बच्चों पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर है। चलो यहां पे देखो एक फंक्शन f(x) जो ऐसे डिफाइन है, इस टाइप का बच्चों सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक बार करवाया हुआ भी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिटो। f(x) जो वो x² माइनस x प्लस 5 और f जो वो ऐसे डिफाइन करके गिवन। gx के लिए क्या बोला गया, gx इज इट्स इनवर्स फंक्शन, मतलब gx जो वो fx का इनवर्स फंक्शन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ fx इज इक्वल्स टू x, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो बच्चों यहां से क्या है अपने पास में, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, एंड gx इज द इनवर्स ऑफ देन g'7, तो g'7 फाइंड करना है। तो अब देखो क्या करेंगे यहां पे, ये इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो g' ऑफ fx इंटू f' इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1। इसका मतलब कि g' ऑफ fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f'। अब बच्चों यहां पे fx जो उसकी जगह 7 चाहिए, तो x की ऐसी क्या वैल्यू डालें जिससे fx जो 7 मिले। तो देखो x² माइनस x प्लस 5 ये कितना मिलना चाहिए 7, यानी x² माइनस x माइनस 2 कितना मिलना चाहिए 0। तो अब इसके रूट्स बच्चों फाइंड कर सकते हो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू -1 आ रही है, दूसरी 2। अब इनमें से दोनों में से कौन सी वैल्यू डालें, तो क्लियरली दिख रहा है कि बच्चा -1 जो वो तो इसके डोमेन में नहीं है। अरे है क्या, -1 तो डोमेन में नहीं है, इसका मतलब सिंपली x की वैल्यू 2 डालनी है। x की वैल्यू बच्चों यहां 2 डालोगे तो देखो g' ऑफ f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f'। अब f ऑफ 2 तो ऑब्वियस सी बात है, हमने फाइंड किया सब, तो वो 7 ही आना है। f'2 f' बच्चों कितना f' 2x माइनस 1, तो f' कितना मिलेगा 4 माइनस 1 यानी 1/3 बच्चों अपने पास में कौन से ऑप्शन में लिखा, ऑप्शन सी में। इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू log ऑफ mod x माइनस 1। ठीक है, तो इसके देखो वही बात है, वापस से अगर डोमेन फाइंड करना है तो जो भी अंडर रूट के अंदर बेटा पार्ट लिखा हुआ है वो हमेशा कैसा आना चाहिए, नॉन नेगेटिव आना चाहिए। तो यहीं से देखो इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले ऐसा आ गया log ऑफ x² प्लस 4x प्लस 4, और बेटा यहां पे क्या बनेगा mod ऑफ x माइनस 1। ये कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अब देखो यहां से जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट इसका क्या है, log ऑफ mod x माइनस 1, ये बच्चों बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये चीज तो क्लियर है कि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना अपने पास में। बट बेटा अब इस इनइक्वालिटी को आगे कैसे सोल्व करें वो डिपेंड करता है कि अपने पास में इसका बेस जो वो कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। तो यहां से हमने देखो दो केस लिए। सपोज फर्स्ट केस हमने बच्चों बोला कि इसका बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है। बेस कैसा बोला हमने, ग्रेटर देन 1, यानी mod x इज ग्रेटर देन 2। mod x ग्रेटर देन 2 का मतलब बच्चों क्या होता है, x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 2। तो हम पहला केस ऐसा लेके चल रहे हैं कि इसका बेस जो वो कैसा है, पॉजिटिव है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, बेस इसका ग्रेटर देन 1 है। अब देखो
बेस ग्रेटर देन 1 अगर है तो इनइक्वालिटी का साइन जो वो चेंज नहीं होगा। तो अगर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा तो बच्चों देखो क्या आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसकी पावर 0, वो बच्चों कितना बनेगा 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और बच्चों ये इधर आएगा तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ रहा है यहां से x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू -3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ये फर्स्ट केस से आ रहा है। अब बच्चों अगर इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दे, इसके अकॉर्डिंग इसने क्या बोला है कि x जो -2 से छोटा होना चाहिए, इसने बोला -3 या -3 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो वो क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू -3। इसके अकॉर्डिंग -1 से बड़ा होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग बच्चों ये क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो किसकी बात मानी जाएगी, 2 से। तो ये आ गया अपने पास में और x इज ग्रेटर देन, ये आ गया अपने पास में फर्स्ट केस से जब इसका बेस जो वो कैसा हो, ग्रेटर देन 1। अब बेटा सेकंड केस हम इसका लेते हैं कि इसका बेस जब लेस देन 1 हो। अब देखो बेस लेस देन 1 हो सकता है बट ग्रेटर देन 0 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो सेकंड केस हमने लिया mod x माइनस 1 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से देखो 1 को दोनों साइड लेके आ जाओ, तो mod x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो यहां से बच्चों क्या मिल रहा है तुम्हें, x बिलोंग्स टू -2 टू -1 यूनियन 1 टू 2। एक बेटा ये अपने पास में मॉडुलस इनइक्वालिटी लिखी है, इसको तो इजीली सोल्व कर सकते हो। mod x इज लेस देन इक्वल्स टू b एंड ग्रेटर देन a हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, -b टू -a यूनियन a टू b। अब अगर ये देखो बेस जो वो 0 टू 1 होगा, उस केस में इनइक्वालिटी जो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी अब अपने पास में जो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो था वो कैसा आना चाहिए बच्चों, वो आना चाहिए अपने पास में लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल रहा है बच्चों अपने पास में, यहां से देखो तुम्हें मिल रहा है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से x देखो कहां से कहां आ रहा है, -3 टू -1। अब इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था। तो बेटा अब क्या लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ये देखो नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ये -3 है, -2 है, -1 है, 1 है, 2 है। तो इसके अकॉर्डिंग -3 टू -1 ये वाला पार्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या था, -2 टू -1 यूनियन 1 टू 2। तो ये तो बच्चों अपने पास में क्या होगा, डायरेक्टली हट जाएगा। तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन जो वो क्या आ रहा है, -2 टू -1, x बिलोंग्स टू -2 टू -1। तो इसका मतलब बच्चों अब देखो अपने पास में फाइनल आंसर जो वो क्या क्या आ जाएगा, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो इसको क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू -3 में क्या आ रहा है, -∞ टू -3, फिर बच्चों -2 टू -1, फिर 2 टू इनफाइनाइट। ये सारा पार्ट अपने पास में आ रहा है। इसका मतलब बच्चों ऑप्शन सी दो वो करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर 2 केस लेना पड़ रहे थे तुम्हें, उसके बाद में उसको सिंप्लीफाई करना था। ओके, चलो फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहां पे बोला गया gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 4। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको स्टार्ट करते हैं। ये जैसे अपने पास में लिखा हुआ था g ऑफ fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अब f ऑफ 5/4 तुम्हें देखो फाइंड करना है, तो ये हमने लिख दिया x से उसको 5/4 से रिप्लेस कर दिया। ये लीजिए बच्चों 4 इंटू 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। ये 25/16 यानी 25/4 माइनस 50/4 प्लस 5। तो बच्चों अगर 4 एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 25 माइनस 50 प्लस 20 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/4। अब तुम्हें क्या फाइंड करना था, तुम्हें बच्चों फाइंड करना था f ऑफ 5/4। इसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं एक बार को, इसकी वैल्यू जो क्या आने वाली है, t आने वाली है। ठीक है, f ऑफ 5/4 जो है वो फाइंड करना था, इसकी वैल्यू हमने मान ली t। तो इसका मतलब कि g ऑफ t अपने पास में बच्चों कितना मिल रहा है, -5/4। तो तुम्हें अब किसकी वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू जो अपने को चाहिए। तो चलो t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो g ऑफ t क्या है,
टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/4। तो इधर लेके आओगे तो बच्चों टी स्क्वायर प्लस टी 5/4 माइनस 1 दैट इज 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ये बनेगा देखो 5/4 सॉरी 1/4, तो ये पूरा क्या बन रहा है t प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। और ध्यान से देखो बेटा t जो है वही तो तुम्हें फाइंड करना था, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट, यहां पे फिर से देखो एक फंक्शन डिफाइन है R2 टू इनफाइनाइट। वी फंक्शन डिफाइन दिस इफ fx इज सर्जेक्टिव फंक्शन, मतलब ऑन टू फंक्शन है, मतलब इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आनी चाहिए। अब बेटा रेंज के लिए देखो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बच्चों लिखा हुआ है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इसकी रेंज जो वो क्या आएगी -d/4a से लेके कहां तक जाएगी बच्चों, ये इनफाइनाइट तक, ये इसकी रेंज। और इसने इसकी रेंज जो अपने पास में क्या दे रखी है 2 टू इनफाइनाइट। तो सर्जेक्टिव कब होगा ये, जब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल आने का मतलब क्या हो गया कि -d/4a जो वो किसके इक्वल आना चाहिए, यानी d जो है वो बच्चों किसके इक्वल आना चाहिए -8a। अब चलिए स्टार्ट हो जाओ। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर किया तो बच्चों 144a²। फिर उसके बाद क्या करना है -4ac, -4ac करेंगे तो देखो -60 प्लस में आ रहा बच्चों ये 8a और ये आ रहा -144a² इज इक्वल्स टू -8। 144a² से ये कैंसिल आउट हो गया, 60 को बच्चों उधर लेके चले जाओ तो 60 इक्वल्स टू आ गया अपने पास में 16, यानी a जो है बच्चों उसकी वैल्यू तुम्हारे पास में देखो कितनी मिल रही है यहां से 60/16। जिसको बच्चों अगर कैंसिल आउट करेंगे 4 से तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास में 15/4। a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। एक बार देखो कैलकुलेशन जो उसको फिर से चेक करो, कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। 15/4 जो वो अपने पास में देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ये हमने क्या किया था, इसकी मिनिमम वैल्यू जो थी वो -d/4a मिलनी थी और यहां पे इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी वो 2। तो ये 2 के इक्वल क्या d इक्वल्स टू -8a, तो b स्क्वायर किया तो बच्चों 144a² -4ac -4a का मतलब यहां पे देखो 1 हो गया। अच्छा यहां पे देखो जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर a जो था वो अलग था, a का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था तो ये सिंपली अपने पास में 8 बनेगा ना 8 ऐसा। इसको एक बार को ले हटा देते हैं, देखो दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, समझ में आ गया ना, क्योंकि ये अपने पास में जो -8a था यहां पे इस a का मतलब क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये a जो बच्चों अलग है। ठीक है, तो ये इससे देखो अगर कैंसिल आउट हो गया तो ये अपने पास में 8a इज इक्वल टू 60 को बच्चों दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये तुम्हारे पास में अगेन कितना बनेगा 52, 60 -8 52। ठीक है, तो a जो उसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई 52/8 और अब इसको देखो 4 से कैंसिल आउट कर दो तो वो कितना आ रहा है 13/2 अपने पास में बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो वो लिखा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। यहां पे बच्चों बोला गया fx जो sin x प्लस cos x एंड gx जो वो गिवन है, तो g ऑफ fx इज इन्वर्टिबल इन द डोमेन। तो g ऑफ fx पहले तो बच्चों चेक करते हैं कि क्या आएगा g ऑफ fx, इसका मतलब क्या है कि gx में x को रिप्लेस करना है fx से, gx ही है तो ये बन गया f ऑफ x का स्क्वायर -1। अब बेटा fx का स्क्वायर करोगे तो देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 1 कैंसिल आउट प्लस 2 sin x cos x वो क्या बन गया sin 2x। अब sin 2x ये फंक्शन आ गया, इसके लिए बोला गया कि बच्चों ये अपने पास में कैसा होना चाहिए इन्वर्टिबल। तो एक बात सोचो कि इन्वर्टिबल फंक्शन कौन से होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी फंक्शन जो वो अपने पूरे डोमेन में 1 फंक्शन होना चाहिए। अब देखो मैं sin 2x का ग्राफ जो बच्चों तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूं, sin x का ग्राफ जो इस टाइप से कुछ आएगा, ये वाला पॉइंट अपने पास में कितना होगा π/4, क्योंकि π/4 पे ये मैक्सिमम 1 देगा, ये वाला पॉइंट आएगा -π/4, इस पे मिनिमम वैल्यू देगा ये -1। तो अब देखो इस पूरे इंटरवल में -π/4 से लेके π/4 पूरे इंटरवल में फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन जो वो कैसा होगा 1 1। और बेटा अपने पास में
बाइजेक्टिव के लिए ये तो चाहिए 1 1 और ऑन टू, तो ऑन टू तो अपने पास में कोडोमेन हम -1 to 1 डिफाइन करेंगे, भाई रेंज आ जाएगी। तो मेन चीज है फंक्शन का 1 1 होना यहां पे, तो वो किससे किसके बीच में हो रहा, -π/4 to π/4, 0 to π/2, π/2 बेटा अपने पास में ये वाला पॉइंट है, तो 0 to π/2 में मैन इवन है, -π/2 to π/2 में भी मैन इवन है, 0 to π में भी मैन इवन है, तो सिर्फ -π/4 to π/4 में बेटा 1 1 बनेगा, और यही इसी इंटरवल में फंक्शन जो कैसा आएगा, इनवर्टिबल। क्लियर? चलो उसके बाद में देखो f ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ 10x इज इक्वल टू cos 2x एंड x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो बच्चों यहां से fx जो फाइंड करना काफी आसान है, कैसे, 10x, अब cos 2x तो वो 10x की फॉर्म में क्या होता है, 1 - 10² x डिवाइडेड बाई 1 + 10² x, 10x से उसको सिंपली कुछ भी x लिख दो, तो ये देखो फंक्शन आ गया तुम्हारे पास में बच्चों 1 - x² अपॉन 1 + x²। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट में देखना है, फर्स्ट है बच्चों f(x) इज इवन फंक्शन, क्लियरली दिख रहा है कि x को अगर -x से रिप्लेस करेंगे तो सेम यही फंक्शन जो तुम्हें मिलेगा, यानी इवन फंक्शन है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड बोला f(x) इज ऑड फंक्शन, तो एब्सोल्युटली बेटा ये फंक्शन जो वो कैसा होगा, इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, तो अपने लिए आंसर ये करेक्ट हो गया ना। बाकी स्टेटमेंट बच्चों सब करेक्ट है। रेंज फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसको y के इक्वल लेट कर दो, x² फाइंड करो यहां से, और x² के लिए बच्चों अप्लाई कर देना y x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लास्ट में डोमेन ऑफ f(x), डोमेन ऑफ f(x) जो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या है अपने पास में, ऑल रियल नंबर है। क्लियरली तुम्हें दिख रहा है यहां से कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन जो डिफाइन नहीं, और 2n + 1 π/2 जो था उसने ऑलरेडी हटा रखा था, तो डोमेन जो वो भी इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा, और बस तो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना, तो ऑप्शन बी आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, एक फंक्शन अगेन गिवन है जिसका डोमेन है 0 to 7, को डोमेन है 0 to 70, और f(x) अपने को गिवन है। अब इसके बारे में बच्चों बताना है कि फंक्शन 1 1 है कि क्या है, कैसे पता चलेगा, डेरिवेटिव से, ये लीजिए f(x) 3x² - 24x + 45। बच्चों अगर 3 को बाहर ले ले तो x² - 8x + 50, 3 × x - 3 × x - 5। इसका मतलब क्या होगा कि अपने पास में ये देखो यहां पे जैसे 3 हो गया, ये 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो जब -∞ से 3, वैसे तो अपने को किस डोमेन की बात करनी है बेटा, 0 to 7 की, तो देखो 0 to 3 में फंक्शन जो वो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बच्चों फंक्शन जो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये सपोज ऐसे इंक्रीज कर गया, ये यहाँ पे 0 था और ये यहाँ पे 3, अब 3 to 5 क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये लीजिए इसको डिक्रीज करा दिया। 5 के बाद में बच्चों वापस से क्या होगा, फंक्शन जो वो डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव है, यानी वापस से क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो इस टाइप से इसका कुछ ग्राफ जो अपने को बन गया। अब देखो 0 यहां पे था, 7 यहां पे कहीं पे भी ले लो, तो 0 to 7 में क्लियरली दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसी बहुत सारी लाइन होंगी जो इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब बच्चों फंक्शन मैनी वन हो गया। अब ऑन टू के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, रेंज फाइंड। अब इस फंक्शन की रेंज अगर तुम्हें फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारे जो भी एंड पॉइंट्स इन पे वैल्यू फाइंड कर लो। एक बार बच्चों f(0) फाइंड करो, तो f(0) 0 आ गया। एक बार f(3) फाइंड करो, f(3) अपने पास में देखो कितना आ रहा है, 27 माइनस ये बनेगा बच्चों 48, और सॉरी f(3) था ना, तो ये बनेगा 108 और लास्ट में बेटा ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, 135। ठीक है, तो ये देखो कितना बन रहा है 54। f(3) जो उसकी वैल्यू आ रही है 54। चलो उसके बाद में f(5) फाइंड कर लो। f(5) ये कितना आ रहा है 125 माइनस 12 × 25 प्लस 40 × 5। तो इस पे देखो ये वैल्यू आ जाएगी, कुछ क्या आएगी, 125 माइनस 300, और ये बनेगा बच्चों 5 × 5 225 225 प्लस 125 कितना होगा, ये 300
350 माइनस 350, इसका मतलब कि FO5 जो उस पे वैल्यू आ रही है 50। तो अभी तक देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 54। एक लास्ट FO7 जो वो और फाइंड कर लो, FO7 ये कितना आएगा 7 क्यूब माइनस 12 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 45 इंटू 7। तो बच्चों अगर 7 को बाहर ले लें तो देखो 49 माइनस 84 एंड प्लस 45, ठीक है। तो ये देखो कितना बन रहा है 7 इंटू, ये बच्चों अपने पास में 49 प्लस 45 94, 94 माइनस 84 10, तो ये कितना आ गया 70। इसका मतलब कि इसकी देखो मिनिमम वैल्यू 0 to 7 के बीच में इंटरवल जो था उसमें मिनिमम वैल्यू बच्चों इसकी 0 मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू जो 70 मिल रही है। इसका मतलब रेंज जो 0 to 70 आ गई। तो फंक्शन जो कैसा फंक्शन है, ऑन टू है। और साथ ही साथ में हम पहले फाइंड कर चुके हैं फंक्शन जो कौन सा है, मैनी वन। तो मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 10 पाई ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। एक चीज को समझो बेटा ध्यान से, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, यानी इसकी वैल्यू जो वो ऑलवेज क्या आएगी, एक इंटीजर। तो 10 के अंदर जो एंगल आ रहा है वो हमेशा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। और बेटा टेन थीटा जो वो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स के लिए हमेशा क्या होता है, 0। इसका मतलब कि fx जो वो एक 0 लिखा हुआ है अपने पास, ये फंक्शन है। चलो क्या बोला गया है, सबसे पहले इसने बोला कि डोमेन ऑफ fx इज दिस। नहीं बेटा, डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा इसका। क्यों? क्योंकि यहां पे अपने पास में क्या होना चाहिए कि 10x है, उसकी वैल्यू तुम कुछ भी डालो, ये तो इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा, उसके लिए हर जगह डिफाइन है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद रेंज, रेंज के लिए बोल रहा है r, नहीं रेंज तो इसकी क्या है 0। रेंज में एक ही तो एलिमेंट है, x की वैल्यू कुछ भी डालो हमेशा फंक्शन 0 है, तो ये भी रॉन्ग। fx इज एन इवन फंक्शन। तो बेटा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो अपने पास में कैसा फंक्शन होता है, एक इवन फंक्शन भी होता है और एक ओड फंक्शन भी होता है ना। fx जो वो इक्वल्स टू 0, fx इक्वल्स टू 0, fx इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होगा अपने पास, ये वाली लाइन होगी fx इक्वल्स टू 0। अब fx इक्वल्स टू 0 इस फंक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन जो ओड फंक्शन भी है और इवन फंक्शन भी है। चलो तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट को देखो ट्रू बोलना सही होगा क्या, fx इज एन इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन है, बिल्कुल है, fx इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट fx इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन, तो ये गलत हो गया ना। fx इक्वल्स टू 0, सारे के सारे बेटा जो कांस्टेंट फंक्शन है वो कैसे होते हैं, सारे कांस्टेंट फंक्शन अपने पास में ऑलवेज पीरियोडिक होते हैं। बस हम ये बोलते हैं कि उनका फंडामेंटल पीरियड जो डिफाइन नहीं है। तो ये ऑप्शन अगेन गलत हो गया। इसका मतलब बेटा ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो P जो वो अपने पास में गिवन है 1 3 4 5 और Q में एलिमेंट्स गिवन है ABC। देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम P टू Q। तो बच्चों सेट P में अपने पास में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट Q जो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स। तो देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, ये चीज काफी बार पहले भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है कि अपने पास में यहां पे 4 ऑब्जेक्ट्स है, उन 4 ऑब्जेक्ट्स को 3 पर्सन्स में डिवाइड करना है। और कैसे डिवाइड करना है कि सारे पर्सन्स को एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो मिले। तो उसका बच्चों एक ही वे है, 4 को डिवाइड करने का एक ही वे 2 1 1। अब इसको डिवाइड करने के वेज क्या होते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये बच्चों आएगा 24 इंटू 6/4, यानी कितना आ गया 36। अच्छा 36 तो ऑप्शन में नहीं है। हो अच्छा देखो यहां पे 1 3 4 5 लिखा है, तो आई थिंक कि शायद ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है। यहां पे 1 2 3 4 5 होना चाहिए, है ना। एक बार इसको चेक, इसको 1 2 3 4 5 लेके चेक करते हैं। अगर उससे आंसर आएगा तो इसका मतलब 2 भी इसमें एलिमेंट था। ठीक है, तो अब क्या हो गया क्वेश्चन कि 5 ऑब्जेक्ट्स है, उनको 3 पर्सन्स में डिवाइड करना है सच दैट ईच एंड एवरी पर्सन गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। तो उसके बच्चों क्या क्या वे हो सकते हैं 5 ऑब्जेक्ट्स को। एक ऐसा हो सकता है 2 2 1। एक अपने पास में क्या हो सकता है 5 ऑब्जेक्ट्स है, इनमें से एक को 3, एक को 1, एक को 1, 2 ही बनेंगे। तो पहले तो ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है, तो ग्रुप फॉर्मेशन के वेज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। बेटा डिस्ट्रीब्यूट करने के वेज 3 फैक्टोरियल, 2 अलाइक है उसकी वजह से 2 फैक्टोरियल। यहां पे फिर से 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ग्रुप डिवीजन 3 में डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल, 2 को अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा 120
120/8 15, 15 into 6 90 प्लस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 120/2 60 150, तो 150 यानी ऑप्शन ए। तो इसका मतलब कि बच्चों यहाँ पे P जो था उसके अंदर 3 एलिमेंट्स तुम्हें गिवन थे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, तो ये देखो फंक्शन के जो बच्चों एनटी अभ्यास पेपर में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। तो आई होप कि इसमें भी तुम्हें काफी मजा आएगा। तो ये जैसे 12th का हो गया, तो नेक्स्ट बच्चों 11th का होगा, और नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है उसमें मैं तुम्हें करवाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले से रेडी रहना। कॉम्प्लेक्स नंबर की जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो भी फॉर्मुलाज है, की पॉइंट्स है, वो सारे बेटा तुम रिवाइज करके रखना। तो जैसे मैं क्वेश्चन कराऊं तो साथ साथ में तुम भी खुद भी उनको सोल्व करते रहो। ओके बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में।